हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 158 यानी 158। तो चलिए देखते हैं अपने भाषा विषय के संबंध में अगले प्रश्न। ध्यान देंगे दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न में पूछा जा रहा है नहीं है, तो नेगेटिव वाले प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे कौन कौन है ऑप्शन में। सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है, फिर है धीरेन्द्र वर्मा, फिर है भोलानाथ तिवारी, फिर है जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भाषा वैज्ञानिक नहीं है। यह कौन है? एक नाटककार हैं, ठीक है, ध्यान रखें, नाटककार हैं। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे। यहाँ पर कुछ नाम है दोस्तों, ध्यान से सुन लें। ये सभी भाषा वैज्ञानिकों के नाम हैं, गौर करेंगे। सबसे पहले सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, फिर धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, फिर है भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी। इनका नाम तो बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, ठीक है। उदय नारायण तिवारी, फिर है उदय नारायण तिवारी, ठीक है, ध्यान रखें। फिर है देवेंद्र नाथ शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा। ये सभी कौन है? ये सभी भाषा वैज्ञानिक हैं। और जो नहीं है वो कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जो कि एक नाटककार हैं। क्या है? कवि हैं और नाटककार हैं, ठीक है, महान कवि और नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। तो ये बात आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करें। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पूछ रहे हैं राजभाषा आयोग। पहली बात तो आयोग शब्द को ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है राजभाषा आयोग की। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। इसका अन्य नाम कार्यालयी भाषा भी है। राजभाषा को कार्यालयी भाषा भी कहते हैं, यानी कि सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हम राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर कार्यालयी भाषा कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। ऑप्शन सी, बाल गंगाधर खैर। बाल गंगाधर खैर कौन है? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। प्रथम शब्द पर ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष हैं। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, व्याख्या पर ध्यान दें। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बाल गंगाधर खैर, बाल गंगाधर खैर, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है दोस्तों, ठीक है। राजभाषा आयोग, ध्यान से सुने, राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उसके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची, ठीक है, संविधान में दी हुई 8वीं अनुसूची की तत्कालीन भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन कहाँ पर हुआ? बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। और क्या डेट थी? तो डेट थी दोस्तों 7 जून 1955, 7 जून 1955। जगह कौन सी है? बम्बई। और कौन से थे? बम्बई के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे पहले, ठीक। तो कौन? बाल गंगाधर खैर, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में गठन हुआ था इस आयोग का। किस आयोग का? राजभाषा आयोग का, ठीक है। तारीख क्या है? तारीख है 7 जून 1955, ठीक है। और इस तिथि को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। जगह याद रखें, जगह क्या? बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे पहले, ठीक है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था बाल गंगाधर खैर,
ठीक है। इनकी अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर खैर। बाल गंगाधर खैर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखें। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो दोस्तों सार्थक शब्द पर ध्यान दें, ये पूछा जा रहा है सार्थक लघुत्तम इकाई, ना कि ये पूछा जा रहा है कि भाषा की लघुत्तम इकाई। अगर लघुत्तम इकाई की बात होती तो इस प्रश्न का उत्तर होता ऑप्शन सी, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है सार्थक इकाई, तो सार्थक इकाई के लिए प्रश्न ऑप्शन सी ना होकर के क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शब्द। ठीक है, शब्द क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करें दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। देखो क्या पूछ रहे हैं, शब्दों पर ध्यान देंगे आप। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। लेकिन बात करें भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, सार्थक शब्द पर ध्यान दें। सार्थक इकाई कौन सी है? तो दोस्तों शब्द है। ठीक है, क्योंकि शब्द का एक अपना अर्थ होता है। ठीक है, ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता, ध्वनि से मिलकर एक शब्द बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, शब्द सार्थक इकाई होते हुए भी वाक्य में इसका प्रयोग ज्यों का त्यों हम नहीं कर सकते। देखो कितनी बड़ी बात है, शब्द जो है सार्थक इकाई होने के बावजूद भी हम इसे जैसा कि तैसा हम वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते। अब क्या वजह है, क्यों नहीं कर सकते, देखते हैं अगली पंक्तियों में। ध्यान दे दोस्तों, शब्दों को प्रयोग में लाने के लिए शब्दों में व्याकरणिक परिवर्तन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? व्याकरणिक परिवर्तन करना पड़ता है। सार्थक अर्थ प्राप्ति के लिए शब्दों का विशेष क्रम होना जरूरी होता है। क्या होता है? शब्दों का विशेष क्रम होना जरूरी होता है। तथा तो जो इसका कहने का क्या अभिप्राय है, मतलब जो शब्द हैं उनका एक निश्चित ढांचा होगा, विशेष क्रम होगा। ठीक है, क्रमवार चीजें आएंगी, आप उल्टी सीधी आगे पीछे करके चीजें नहीं लगा सकते। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, हम बोलते क्या हैं और लिखते क्या हैं। कभी अपनी भाषा पर गौर करके देखिए कि आप कितने शब्द जो हैं वह सही बोल रहे हैं, उनका क्रम कितना सही है। अगर आप क्रम पर ध्यान देने लगे तो आधी से ज़्यादा हिंदी तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, और व्याकरणिक समस्याएं भी आधी से ज़्यादा कम हो जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि उल्टा चलता है। उल्टा कैसे? बोलने में, जैसे कि उदाहरण के लिए कहते हैं, हम बातचीत करते हैं तो क्या कहते हैं कि मार्केट जा रही थी आज मैं, ऐसे बताते हैं हम अगर किसी को बताना होंगे। ठीक है, बताना होता है तो, लेकिन क्या होगा सही कि मैं आज मार्केट जा रही थी। ठीक है, या आज मैं मार्केट जा रही थी, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्रम होना बहुत ज़रूरी है। तो क्रमवार चीज़ें क्या है, चीज़ें स्पष्ट होती हैं, सरल होती हैं और सामने वाले के ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। ठीक है, तो ध्यान दें आगे क्या है पंक्ति में कि एक तो विशेष क्रम होना जरूरी होता है तथा उनमें प्रत्यय, विभक्ति आदि को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें प्रत्यय को भी देखते हैं हम, और हम उसमें साथ में विभक्ति भी देखते हैं। ठीक है, आगे है, जब सारी प्रक्रियाओं को यानी पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद शब्द वाक्य में प्रयोग करने योग्य बन जाता है। यानी कि मान लीजिए क्रम भी देख लिया हमने, प्रत्यय भी देख लिए, विभक्ति भी देख ली, अब क्या करेंगे,
यानी कि अब जो हमारा शब्द है वे तैयार हो गया, किसमें प्रयोग होने के लिए? वाक्य में। ठीक है, अब जो लाइन पढ़ने जा रही हूँ दोस्तों ध्यान से सुनना। ठीक, तो वाक्य में प्रयोग होने के लिए जब शब्द तैयार हो जाता है तभी सही अर्थ की प्राप्ति होती है। ध्यान से समझें इस बात को। वाक्य में जब पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद शब्द प्रयोग के लिए यानी इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है तभी हम उसका सही अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम किसी बात का अर्थ नहीं निकाल सकते। ठीक है, यानी कि कोई शब्द है उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, कई बार ऐसा हमारे साथ हो जाता है। ठीक है, तो वाक्य पूरा पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आता है कि हमने क्या कहा, और जो मेन अर्थ है उसका तभी समझ आता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, एक ही शब्द के अनेक वाक्य भी बन सकते हैं। यानी एक ही शब्द के अनेक वाक्य बन सकते हैं, ये बात तो सभी को पता है। ठीक है, तो एक शब्द से हम ना जाने कितने वाक्य बना लेते हैं। ठीक है, अब राम शब्द से अगर मैं बोलूं कि अभी आप 10 वाक्य लिखें तो राम पर सभी लोग अपने अपने तरीके से 10 वाक्य लिख देंगे जल्दी से। ठीक है कि नहीं? तो एक शब्द से कई सारे वाक्य बन सकते हैं, ये बात स्पष्ट है। आगे देखते हैं, शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तब वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब हम शब्द को वाक्य के अनुकूल यानी जैसा वाक्य है, जिस संदर्भ में हम वाक्य को कह रहे हैं उसके अनुकूल जब हम शब्द बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। सीधी सिंपल बात यह है कि जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वह पद बन जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, तो शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं? जब वह वाक्य में प्रयोग होते हैं। ठीक है, और कोई सार्थक अर्थ निकालते हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखें। आगे देखें, और वाक्य एक पूरे शब्द का भी हो सकता है और एक पूरे कई सारे शब्दों का भी हो सकता है। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, और सार्थक अर्थ होना जरूरी है। सार्थक शब्द को तो दिमाग में बिठा ही लें। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों, भाषा विज्ञान में पद को रूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद को रूप भी कहा जाता है। किसमें? भाषा विज्ञान में। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे कि रूप किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप बताएंगे कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत पद को हम रूप भी कहते हैं। ठीक है, रूप जैसे कि बाहरी संरचना। ठीक है, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारा कंटेंट, ये क्या है? पहली बात तो क्रम में है। ठीक है, इसमें किसका इस्तेमाल हुआ है? शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। शब्दों से मिलकर क्या बने हैं? वाक्य बने हैं। वाक्य जब तैयार हो गया तो पूरा एक पैराग्राफ तैयार है हमारे सामने। ठीक है, और ये शब्द पद बनने के बाद क्या बन गए? यानी कि हमें एक रूप मिल गया, पूरा की पूरा हमें एक रूप दिखाई दे रहा है भाषा का। ठीक है, अगर आप अपनी नज़रों को ध्यान से स्क्रीन पर देखें, ठीक है, नज़रों से देखें तो ये क्या है? एक पूरा की पूरा रूप है, संरचना है, ढांचा। हमारे पास भाषा का ढांचा है। ठीक है, जिसमें हर एक शब्द क्रमवार लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी शब्द सबसे पहले क्या बना? शब्द। ठीक है, फिर वाक्य में प्रयोग के लिए वाक्य, ये बा नहीं है वाह, वाक्य में प्रयोग के लिए उपयुक्त होने पर क्या बना? पद बना। पद से फिर क्या? पद को ही हम रूप भी कहते हैं, यानी डिजाइन। ठीक है, एक तरीके का। तो ध्यान रखें दोस्तों, फिर क्या है? पंक्ति देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। जितना महत्व भाषा का है, जितना महत्व भाषा का है उतना ही महत्व शब्द का भी है। ठीक है, तो यानी एक भाषा का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व शब्द का भी होता है, क्योंकि भाषा बिना शब्दों के नहीं बन पाती। भाषा बिना शब्दों के नहीं बन पाती, शब्दों के होने पर ही भाषा का महत्व होता है। ये बात ध्यान रखें। ठीक है, और शब्द भाषा के अस्तित्व, और जो शब्द हैं वो भाषा के अस्तित्व की निशानी है। ठीक है, भाषा जब ही होगी जब कोई शब्द होंगे। ठीक है, क्या पशु पक्षी कोई शब्द बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं बोलते। ठीक है, वो सिर्फ ध्वनियाँ निकालते हैं अलग अलग तरह की। ठीक है, लेकिन कौन बोलता है शब्द? मनुष्य बोलता है। ठीक है,
तो मनुष्य बोलता है, इसीलिए मनुष्य की अपनी एक भाषा है, ठीक है, जिसके द्वारा वह अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे मनुष्य के साथ करता है। लेकिन जो पशु पक्षी हैं ये सब क्या करते हैं, ये संकेत भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनके पास शब्द नहीं है, ठीक है। हालांकि कुछ पक्षियों को सिखा देते हैं, वो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, लेकिन प्रॉपर एक तरीके से नहीं बोलते जिस तरह से एक मनुष्य की क्षमता है। और ये सबसे बड़ा वरदान है मनुष्य के पास, ठीक है। भाषा यानी शब्द जो है, ठीक है, मस्तिष्क है उसका मनुष्य का, वो क्या है, वरदान है। अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये पता नहीं कितना अच्छा काम कर सकता है। ये दुनिया में जितने भी आप परिवर्तन देख रहे हैं, आजकल तो परिवर्तन नाम पर कुछ अलग ही चीज़ें चल रही हैं, लेकिन देखें जैसे कि मान लीजिए किसी ने हवाई जहाज बनाया, किसी ने कूलर बना दिया, किसी ने पंखा बना दिया, किसी ने गाड़ी बना दी, ठीक है, किसी ने साइकिल बनाई, तो क्या है ये दिमाग के ही तो अलग अलग रूप हैं। सबकी संरचना एक जैसी है लेकिन सोचने का ढंग अलग है, ठीक है, अभिव्यक्ति का तरीका अलग है। तो ये क्या है, दिमाग, यानी कि कितनी लाखों चीज़ें अगर हम हर चीज़ को देखें तो वो किसके द्वारा निर्मित हुई है, दिमाग के द्वारा, ठीक है। तो सोचने समझने की क्षमता और अभिव्यक्ति की क्षमता केवल और केवल मनुष्य के पास ही है, ठीक है। इसी वजह से जो हमारा जीवन है वह अन्य प्राणियों से, अन्य जीव जंतुओं से अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसके महत्व को समझें दोस्तों। बहुत ही आप जीवन में मूल्यवान हैं अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत वाकई में वरदान है ये अपने आप में, मैं ऐसा मानती हूँ। खैर देखते हैं, तो यहाँ पर शब्द क्या है, भाषा के अस्तित्व की निशानी होती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में, किसमें, अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी यानी कि ध्वनि माना था। लेकिन बाद में जब संशोधित उत्तर कुंजी आई तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर ध्वनि न मानकर क्या माना गया दोस्तों, शब्द माना गया, यानी ऑप्शन ए माना गया, ठीक है। मैंने अभी प्रश्न की शुरुआत में चर्चा की थी इसकी, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है, शब्द है। और अगर सिर्फ पूछा जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो ध्वनि है। सार्थक शब्द जुड़ जाने से वह क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, ठीक है, उत्तर। तो ध्यान रखें, ये माइनर से अंतर हैं, ये माइनर से छोटे छोटे अंतर ही हैं जो कि आपके प्रश्न का जवाब बदल देते हैं। तो यानी कि प्रश्नों को समझने की ट्रिक्स और जो टेक्निक्स हैं वो डेवलप कीजिए, चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा की लघुत्तम, शब्दों पर ध्यान देंगे, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, भाषा की लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी, ठीक है, स्वतंत्र यानी कि आज़ाद है बिल्कुल, ठीक है, और सार्थक इकाई, सार्थक, ठीक है, जिसका कोई अर्थ है, ठीक है, अर्थ सहित, तो किसे कहते हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र और सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी शब्द कहते हैं। पिछले प्रश्न में केवल हमने एक बात पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ पर देखो तीन चीजें हैं। शब्द कैसा होगा, लघुत्तम, ठीक है, स्वतंत्र और सार्थक, सार्थक इकाई वाला शब्द होगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी शब्द, ठीक है, ध्यान रखें। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।